क्या हुआ है? आप अचानक मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अलीसा गाड़ी में बैठी पिछले आधे घंटे से मुसलसल मुहसिन से एक ही सवाल कर रही थी। जब वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि चुप करके इस चेहरे पर संजीदगी चढ़ाए गाड़ी ड्राइव करने में मसरूफ था, जबकि अलीसा को गुस्सा आने लगा था। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? पिछले आधे घंटे से क्या पागल हूँ मैं? अलीसा अपना गुस्सा सब करती मुहसिन की तरफ देखते हुए बोली। तो मुहसिन ने इस बार उस पर नजर डालने की गलती कर ही थी, मगर देखते ही उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती कर दी है। अलीसा का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ चुका था, जबकि गुस्सा सब करने के चक्कर में उसकी आंखें होल छलकाने को तैयार थीं। मुहसिन ने उसकी तरफ देखते जवाब देना ही बेहतर समझा। अपनी मुस्कुराहट दबाते मुहसिन दोबारा चेहरा अपना सीधा करते नसें सड़क पर टिका दी। मुहसिन के रद्द अमल पर अलीसा की आंखों में तेजी से नमी तैरी थी। उससे अपनी नम आंखों से मुहसिन की जानिब देखा और फिर चेहरा दूसरी जानिब कर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुहसिन ऐसे क्यों कर रहा है। अभी सुबह तो उसका इतना अच्छा मूड था, फिर अचानक क्या हुआ? मुहसिन ने गर्दन मोड़कर अलीसा की जानिब देखा, जो चेहरा मोड़े बैठी हुई थी। फिर एक लंबा सांस खारिज करता हुआ बोला। कल तक तो आपको ही शिकायत थी बेगम कि मैंने आपको आपके बाबा की तरफ रहने नहीं दिया, और अब जब छोड़ने जा रहा हूँ तो फिर भी आपको मसला है। क्या नहीं जाना चाहती? मुहसिन मुस्कुराकर बोला, जबकि अलीसा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। अलीसा के जवाब न देने पर मुहसिन ने उसकी तरफ देखा और दोबारा बोला। मैं कुछ बोल रहा हूँ बेगम। मुहसिन का लहजा बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उसका साथ हमेशा होता था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अलीसा दूसरी जानिब देखते ही नम आवाज़ से बोली। जबकि अलीसा की आवाज़ से नमी को महसूस करते मुहसिन ने झटके से गाड़ी रोकी थी। मेरी जान, क्या हुआ है? इधर देखो, मैं तो मजाक कर रहा था। मुहसिन अलीसा का चेहरा अपनी जानिब करते हुए बोला, जबकि उसकी नम आंखों पर नजर पड़ते ही उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसका इरादा रुलाने का तो बिल्कुल नहीं था, वो तो सिर्फ तंग कर रहा था। छोड़े मुझे, आपसे कोई बात नहीं करनी। अलीसा ने अपना चेहरा दोबारा दूसरी जानिब करना चाहा, मगर मुहसिन ने एक झटके से उसकी कलाई थामते उसे अपनी तरफ खींचा था। सोच लो बेगम, क्या तुम्हें वाकई मुझसे कोई बात नहीं करनी? मुहसिन ने उसकी आंखों को शिद्दत से चूमा था, जबकि अलीसा ने शिकवा की नसें उठाकर मुहसिन की जानिब देखा। आप बहुत बुरे हैं, अलीसा उसके सीने पर हाथ रखकर उससे पीछे तक खिलती हुई बोली, जबकि मुहसिन दोबारा से उससे अपने हथसार में ले गया था। हाँ मेरी जान, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मुहसिन उससे गाल पर लब रखते हुए बोला। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, हम घर पर मौजूद नहीं हैं। अलीसा ने उसे याद दिलाना चाहा कि ये घर नहीं, बल्कि सड़क है, जिसके बीचों बीच वो अपनी गाड़ी रोके अपनी बेगम से रोमांस फरमा रहा है, जबकि पीछे मौजूद गाड़ियों में लोग हॉर्न बजा बजा कर पागल हो रहे हैं, जिसका मुहसिन को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। वो तो ऐसे था जैसे वो बहरा हो। तो क्या इरादे हैं बेगम? घर चलते हैं फिर। मुहसिन एक आंख दबाता हुआ बोला, जबकि अलीसा ने उससे पूरी तरह घूरा था। मुहसिन मुस्कुराकर उससे अलग हुआ और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। मेरी बात सुनो, अलीसा घर से कहीं चली गई है। मूसी मुझसे लेकर सुबह ही कहीं चला गया था, और मुझे नहीं पता चल रहा कि वो लोग कहाँ गए हैं। उसका पता तुम लगवाओ कि वो कहाँ पर मौजूद है। सबा फोन कान से लगाती हावर से मुखातिब हुई। क्या बकवास कर रही हो? ये तुम ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहीं कैसे जा सकती है? हावर फोन पर चीखा। मुझे नहीं पता, और ना ही वो मुझे बता कर गई है। समझ आई? और मुझ पर भड़कने से बेहतर है तुम उसका पता लगवाओ कि वो किधर है। सबा ने भी आगे से बराबर की बदतमीजी से जवाब दिया। मैं पता तो लगवा ही लूंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर आज वो लड़की मेरे हाथ ना आई तो वो लड़की तो जान से जाएगी ही, साथ में तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हावर फोन पर धड़ता हुआ बोला और फोन बंद कर गया, जबकि सबा ने गुस्से की कैफियत में फोन उठाकर फेंका था। मुक्सी मलीसा को शाहवाल छोड़ गया था और उसे ताकीद करना नहीं भूला था कि वो घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, बल्कि सारे घर वालों को भी ये बात समझा कर गया था कि अलीसा को इस घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। किसी भी सूरत में इस वक्त अलीसा और उसके घर वाले लाउंज पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अलीसा के इर्द गिर्द उसके चारों भाई मौजूद थे, जबकि वो सब बेइंतहा खुश थे। उन्होंने अलीसा और मुक्सिम को खुश दिली से मुबारकबाद दी थी। आपी, बेबी का नाम मैं रखूंगा। अहमद अलीसा की जानिब देखते हुए बोला। तू चुप कर, नाम मैं रखूंगा। देखना, वो मेरी तरह खूबसूरत और काफी हैंडसम होगा। अली ने अहमद को टोकते हुए अपना शोशा छोड़ा। मेंढक की शक्ल वाले, ये तेरा हुस्न है कहाँ से? हैंडसम लगता है तू। अहमद अली को घूरते हुए बोला। एक दुनिया मरती है मुझ पर। अली अपने फर्ज से कॉलर उठाते हुए बोला। मर ही ना जाए वो दुनिया जो तुझ पर मरती है। अहमद ने उसके कंधे पर एक मुक्का चढ़ा।
तू बदतमीज इंसान, मैं तेरे तेरे हाथ तोड़ दूंगा। अली ने भी उसे मारना चाहा, मगर उससे पहले ही सरदार साहब हराटेदार आवाज़ उसे वहीं पर रोक गई। शर्म करो दोनों, हर वक्त लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं। अगर अब मैंने तुम दोनों को लड़ते देखा तो उल्टा लटका दूंगा। सरदार साहब उन दोनों को घूरते हुए बोले, जबकि अलीसा, आसिम और उमर अपनी मुस्कुराहट दबा रहे थे। हावर सबा को फ़ोन करके बता चुका था कि अलीसा सरदार शाहवाल में मौजूद है, इसलिए अब सबा वहाँ जाने की कोई तरकीब सोच रही थी जब उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपना फ़ोन पकड़ा और कमरे से बाहर निकल गई। उसका रुख अब समरा बेगम के कमरे की तरफ था। मैं अंदर आ सकती हूँ खाला जान? सबा दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली तो समरा बेगम ने मुस्कुराकर इजाज़त दी तो वो अंदर आ गई। कहो बच्चे, क्या बात है? समरा बेगम सबा की तरफ देखते हुए बोली तो सबा उनके करीब जाकर बैठ गई। वो खाला जान, मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए थी। मेरी सहेली इसी शहर में रहती है और आज उसका बर्थडे है। वो मुसलसल मुझे कॉल्स और मैसेजेस कर रही है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ, कुछ ही देर में वापस आ जाऊँगी। सबा समरा बेगम की जानिब देखती हुई मुस्कुरा कर बोली, बेटा तुम अभी थोड़ी देर पहले इतना लंबा सफ़र करके आई हो, थक गई होगी। तुम आराम करो, उसे विश करने शाम को चली जाना। समरा बेगम ने मुस्कुरा कर उससे जवाब दिया, नहीं खाला जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बिल्कुल थकावट नहीं हुई। वो मेरी बहुत खास दोस्त है। अगर मैं उससे विश करने ना गई तो मुझसे नाराज़ हो जाएगी और मैं ये चीज़ नहीं देख सकती कि वो मुझसे नाराज़ हो। आप प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। सबा ने दोबारा मनाने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन ड्राइवर को साथ लेकर जाना और कोशिश करना कि 2 घंटे के दरमियान ही तुम वापस आ जाओ। समरा बेगम ने मुस्कुराकर उसे इजाज़त दे दी। ठीक है खाला जान, अल्लाह हाफिज़। सबा मुस्कुराकर बोलती कमरे से निकल गई। बाहर आते ही उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। सबा की गाड़ी शाहविला के सामने रुकी तो सबा गाड़ी से उतरी और ड्राइवर की जानिब मुड़ी। तुम जाओ, मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी। सबा ड्राइवर की जानिब देखते हुए बोली तो वहाँ में सर हिलाता गाड़ी मोड़ता वापस चला गया, जबकि सबा ने कदम शाहविला के अंदर बढ़ाए थे। सबा शाहविला में दाखिल हुई तो उससे चारों तरफ नसें घुमाई। जब उसे बाहर लॉन में आसिम और लीसा दिखाई दिए तो उनकी तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम दोनों? सवा उनके करीब आती हुई मुस्कुराकर बोली तो अलीसा ने झटके से सर उठाकर हैरत से सवा की तरफ देखा। वालेकुम सलाम, तुम यहाँ कैसे? अलीसा उठते हुए सवा की तरफ देखते हुए बोली, वो मैं यहाँ अपनी दोस्त की तरफ आई थी तो मुझे पता चला तुम्हारा घर भी यहीं पर है, सोचा जाते हुए मिलती जाऊँ। सुबह से तुम्हारे साथ मुलाकात नहीं हुई और एक्चुअली बात ये थी कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तुम्हारे घर से थोड़ा सा फासले पर खड़ी है और वहाँ पर कोई लिफ्ट देने वाला भी नहीं था, इससे मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। सबा अलीसा की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अलीसा सबा की तरफ देखते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं अभी खाना खा कर आई हूँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुम बस किसी के हाथ मुझे घर तक भिजवा दो या फिर मेरी गाड़ी ठीक करवा दो। सबा अलीसा को इनकार करते हुए बोली, सैम जाओ, तुम गाड़ी देखो इनकी, अगर मसला ज़्यादा हो तो खुद घर तक छोड़ाना। अलीसा आसिम की तरफ देखती हुई बोली। जी आप ही ठीक है। आसिम बोलता हुआ गेट की तरफ मुड़ गया, जबकि सफ़ा भी उसके पीछे ही थी और लीसा वहीं पर बैठ गई। उसका इरादा थोड़ी देर खुली फिजा में बैठने का था। उसका दिल बहुत घबरा रहा था, पता नहीं क्यों। सबा आसिम को लिए घर के कुछ फासले पर आई। वो जगह वाकई में सुनसान थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। आसिम आगे बढ़कर उसकी गाड़ी चेक करने लगा। अभी वो झुककर गाड़ी देख ही रहा था जब किसी ने पीछे से उसके चेहरे पर एक रुमाल रखा। आसिम ने बहुत जिद्दोजहद की, मगर उसे कंट्रोल करने वाले 2 आदमी थे जिन्होंने आसिम को जकड़ रखा था और तब तक उसे नहीं छोड़ा था जब तक वो बेहोश हो आवाज़ से बेगाना ना हो गया। डालो इसे गाड़ी में और इंतज़ार करो मेरा। सबा उन आदमियों को देखती हुई बोली तो वो दोनों आसिम को उठाकर गाड़ी के पास ले गए। सबा ने अपना फ़ोन निकाला और लीसा के नंबर पर कॉल गई। फ़ोन चौथी बेल पर उठा ली गई। हेलो लीसा, मेरी बात सुनो, आसिम को यहाँ कुछ हो गया है, तुम जल्दी आओ। यहाँ तुम्हारे घर के पास जो पार्क है वहाँ। हम्म, जल्दी आओ। सबा की फिक्रमंदी से भरपूर एक्टिंग करते हुए बोली, क्या हुआ है सैम को? मैं अभी आती हूँ, अलीसा कामती आवाज़ से बोली और दौड़ती हुई घर से बाहर निकली। जबकि अपने मफलूज होते सहन से उससे ये भी नहीं सोचा था कि घर में किसी को बता दे या किसी को साथ ले जाए। और सबा को इस बात का मुकम्मल यकीन था कि वो अपने भाई का सुनते ही दौड़ती चली आएगी और उसका दिमाग इतना काम तो बिल्कुल नहीं करेगा कि वो किसी को कुछ बता सके। अलीसा भागती हुई इस जगह पर पहुंची थी। रास्ते में उसका पैर एक बार मुड़ा भी था, जिसकी वजह से वो बहुत मुश्किल से गिरते गिरते बची थी।
सबा क्या हुआ है? कहाँ है सैम? क्या हुआ है उसे? अलीसा सबा के करीब जाते बेहद परेशानी के आलम में बोली, जबकि आंखों में आंसू बाहर आने को बेताब थे। फिलहाल तो उसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी देर के लिए ठिकाने पे लगाया है। सबा अलीसा की तरफ देखते मकारी से मुस्कुराती हुई बोली। तो अलीसा ने हैरत से सबा की जाने देखा। उसकी समझ नहीं आई कि वो क्या बोल रही है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ पर है मेरा भाई? अलीसा को अब उस पर गुस्सा आने लगा था। सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है? चलो तुम्हारा भाई तुम्हें दिखाती हूँ। सबा उसका हाथ पकड़कर उससे एक गाड़ी के करीब ले जाने लगी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद था, जबकि शीशे से आसिम का ढलका हुआ वजूद साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही अलीसा तड़प ही उठी। "स- सैम!" अलीसा जोर से चीखी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जबकि सबा ने अलीसा को पीछे की जानिब खींचा और एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। आज मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारी औकात क्या है। सबा अलीसा की तरफ देखती फुनकारती हुई बोली और पीछे खड़े दो आदमियों को इशारा किया, जबकि अलीसा का दिमाग सुन हो चुका था। वो अपने सुन होते दिमाग के साथ सिर्फ सबा को ही देखती जा रही थी। वो दोनों आदमी आगे बढ़े और उनमें से एक आदमी ने अलीसा के चेहरे पर रुमाल रख दिया। उसका सांस बंद होता महसूस होने लगा। अलीसा ने बहुत जद्दोजहद की, बहुत मसम्मत की, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका वजूद होश और हवास से बेगाना हो गया। उन आदमियों ने अलीसा को आसिम के साथ ही गाड़ी में डाला और आगे की जानिब बढ़ गए, जबकि सबा भी उन्हीं के साथ मौजूद थी। आमना बेगम किचन में मौजूद थी जब उमर सरदार साहब के पास बैठा ऑफिस से कुछ फाइल्स लिख रहा था। जब एक गार्ड बाहर से भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सर सर वो अलीज़ा बीबी को हमने बाहर जाते देखा। वो बहुत रो रही थी और वो भागती हुई पार्क की तरफ गई हैं। गार्ड सरदार साहब और उमर के सामने खड़ा होता तेजी से बोला, जबकि उसके चेहरे पर परेशानी साफ वाज़िह थी। क्या? कहाँ गई वो? और आसिम किधर है? अलीज़ा के साथ था वो? उमर परेशानी के आलम में खड़ा होता और गार्ड की तरफ देखते हुए बोला। पता नहीं साहब जी। पहले एक लड़की आई थी और वो आसिम और अलीज़ा बीबी के पास खड़े होकर कुछ देर बातें करने लगी। उसके बाद वो आसिम बाबा के साथ बाहर चली गई। उसके जाने के 10 मिनट बाद ही अलीज़ा बीबी भागती हुई उसी तरफ गई हैं। गार्ड ने सारी तफसील बताई। गार्ड की बात सुनते ही उमर भाई की जानी भागा, जबकि सरदार साहब भी उसके पीछे ही थे। गार्ड की बताई कि मतलूबा जगह पहुंचते उन्होंने चारों तरफ नसें घुमाई, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद ना था। वहां पर कोई परिंदा तक नहीं नजर आ रहा था। इतना सन्नाटा था उधर। उमर ने और थोड़ा सा आगे जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे आसिम या अलीसा में से कोई भी दिखाई ना दिया। तो वो वापस सरदार साहब के पास आया। इतनी तेजी से भागने की वजह से सरदार साहब का सांस फूल चुका था और उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। बाबा, आप ठीक हैं? उमर सरदार साहब को थामते हुए बोला। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम मुग्जिम को फ़ोन करो फ़ौरन। सरदार साहब खुद को संभालते हुए उमर से बोले। तो उमर ने फ़ौरन अपना फ़ोन निकालते मुक्सिम को कॉल मिलाई। मुसलसल 4 बार कॉल करने के बाद भी मुक्सिम ने कॉल ना उठाई। बाबा, भाई कॉल नहीं उठा रहे। उमर सरदार साहब की जानिब देखते हुए बोला। दोबारा करो और करते रहो जब तक वो कॉल न उठा ले। मेरी बच्ची खतरे में है। सरदार साहब उमर की तरफ देखते हुए बोले, जबकि उनके दिल में एक डर सा बैठ गया था। और लीसा का ऐसे अचानक गायब होना उन्हें इस बात का यकीन दिला गया था कि ज़रूर वो गायब हुई है, क्योंकि मुक्सिम जाने से पहले उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर किया था। इसलिए तो वो अलीसा को उनके घर हिफाजत के लिए छोड़ गया था। मुसलसल कॉल करने के बाद 10वीं बेल पर मुक्सिम ने कॉल उठा ही ली। हेलो भाई, बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। उमर ने मुक्सिम से बोलते फ़ोन सरदार साहब की जानिब बढ़ाया। कांपते हाथों से फ़ोन पकड़कर सरदार साहब ने मुक्सिम को सारी सूरत हाल बताई। सरदार साहब की बात सुनकर मुक्सिम की आंखों में वहशत उतरी थी। चेहरे पर बेहद संजीदगी, जबकि आंखें लाल अंगारा बन चुकी थीं। उसे सामने पड़े शीशे के टेबल पर अपने हाथ का मुक्का बनाकर मारा तो शीशे का टेबल चकनाचूर हो गया, जिसकी आवाज़ सुनकर दाद फौरन ऑफिस में दाखिल हुआ, मगर आगे का मंजर देखकर वहीं पर रुक गया। हॉवर की कंपनी को तबाह कर दो और ऐसे करो कि उसका एक ज़रा भी उसे नसीब ना हो सके। नस्व नाबूद कर दो उसकी कंपनी को। मुहसिन दाद की तरफ दिखता धाड़ता हुआ बोला, और उसके शेर से धाड़ सुनकर दाद एकदम से 2 कदम पीछे हटा था, क्योंकि जिस मुहसिन का वो आज सामना कर रहा था वो मुहसिन पहले वाले मुहसिन से ज़्यादा खतरनाक था। गाड़ी निकालो मेरी दाद। आज मैं हावर का वो हशर करूंगा कि उसे कफन भी नसीब नहीं होने दूंगा। मुहसिन बोलता ऑफिस से निकल गया, जबकि दाद को 1 मिनट से पहले सारी सूरत हाल समझ आ गई थी। इस वक्त हावर और सबा एक कमरे में मौजूद 2 कुर्सियों के सामने खड़े थे, जिस पर अलीस और आसिम बेहोश पड़े थे। तुम्हें तो सिर्फ लड़की लाने के लिए कहा था, ये लड़का क्यों लेकर आई हो? हावर ने सबा की तरफ देखते हुए पूछा। ये लड़का मोहरा था, इसलिए उससे भी लाना पड़ा।
अगर उसे न लाती तो अलीसा ने कभी हमारे हाथ नहीं लगना था। सभा उन दोनों की बेहोश वजूद को देखती मुस्कुराकर बोली। चलो ये भी अच्छा है। मुगजिम तो मुगजिम ही सही, मगर सरदार शाह ने जो मेरी कंपनी बंद करवाई थी उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, और उसके बदले में आज वो अपनी 2 औलादों के जनाजे उठाएगा, एक की इज्जत का और दूसरे के मरे वजूद का। हावर मकारी से हंसता हुआ बोला। इस लड़की को होश में लाओ यार, इसे देखकर तो मुझसे सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा। हावर अलीसा की वजूद पर गंदी नजरें गाड़ते हुए एक गार्ड को देखते हुए बोला। सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, आधे घंटे तक होश में आ जाएगी। सबा हावर को देखती हुई बोली। तुम लोग इस लड़की को लेकर जाओ और कहीं और रखो जाकर, और इसे यहीं रहने दो। हावर अपने गार्ड को हुक्म देते हुए बोला तो गार्ड ने आसिम को उठाया और उसे उस कमरे से लेकर चले गए। हावर ने एक नज़र अलीसा की जानिब देखा और आंखों में शैतानियत लेकर मुस्कुराया और फिर सबा की जानिब मुड़ा। जितनी देर ये होश में आती है, चलो उतनी देर कुछ एडवेंचर ही कर लेते हैं, इसके आशिक को खबर देते हैं। हावर सबा की जानिब देखते हुए बोला। ऐसे नहीं। सबा ने बोलते हावर के हाथ से उस मोबाइल को पकड़ा और अलीसा के करीब जाते उसका दुपट्टा उसके वजूद से अलग करके दूर उछाल दिया और अपने लंबे नाखूनों से उसकी शर्ट के पास उफाड़ दिए और कई तस्वीरें बनाई। ये लो, ये भेजो मुगसिम मीर अहमद को, ताकि वो भी देख सके अपनी इज्जत का नीलाम होते। सबा हावर की जानिब फ़ोन बढ़ाते हुए बोली तो हावर ने उससे अपना फ़ोन पकड़कर वो तस्वीरें मुगसिम को भेज दी और वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। फ़ोन पर भेजी गई तस्वीरें देखकर मुगसिम के जिस्म की रंगें तन गई। उसकी आंखों से टपकती वहशत किसी को भी खौफ में मुब्तला कर सकती थी। मुगसिम का फ़ोन अभी उसके हाथ में था जब उसी नंबर से कॉल आने लगी जिस नंबर से तस्वीरें भेजी गई थी। तो कैसा लगा मुगजिम मीर अहमद को अपनी बीवी का ये रूप? हावर कमीनगी से कहका लगाते हुए मुझ बोला। अगर मेरी बीवी को एक खराश भी आए तो तेरा मैं वो हशर करूंगा कि तू तेरी लाश को कुत्ते भी खाने से इनकार कर देंगे। मुगसिम फ़ोन पर धारते हुए बोला जबकि मुकाबिल का कहका पहले से भी ज़्यादा बुलंद था। चलो देखते हैं, आधा घंटा है तुम्हारे पास अपनी बीवी को बचाने के लिए। अगर इस आधे घंटे में तुम मुझ तक पहुंच गए तो अपनी बीवी को बचा लेना, अगर नहीं पहुंच सके तो अपनी इज्जत का जनाजा उठाने के लिए तैयार रहना। हावर उसे चैलेंज करते हुए बोला। अगर मेरी बीवी को एक गंदी नजर भी उठाकर देखा तो तेरी आंखें नोचकर चील कौवों को डाल दूंगा, और मैं अपना कहा कैसे पूरा करता हूं ये तू बेहतर जानता है। मुगसिम की शेर सी धाड़ पे हावर का दिल एक दफ़ा कांपा था मगर फौरन मौत को संभालते हुए दोबारा से मुखातिब हुआ। तू सिर्फ गंदी नजर की बात करता है, मैं तो तेरी इज्जत नीलाम कर दूंगा। दम है तो बचा ले अपनी बीवी को। हावर बोलता फ़ोन बंद कर गया जबकि मुगसिम का बस नहीं चल रहा था कि हावर के टुकड़े टुकड़े कर दे। ये लोग कौन हैं और ये सब इधर क्या कर रहे हैं? सफा अपने सामने मौजूद कुछ आदमियों को देखते हुए बोली जो पाकिस्तान के तो बिल्कुल नहीं लगते थे। ये सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर नीलामी लगेगी। हावर हराम मशरूब अपने गले उंडेलते हुए बोला। नीलामी? किस चीज़ की नीलामी? सफा ने सवाले नसों से हावर की तरफ देखा। मुगजिम मीर अहमद के उस आशिक की जो उसके पीछे मरी जा रही है। हावर सफा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? सफा ने लड़खड़ाती आवाज़ से पूछा। मतलब साफ है, यहाँ पर 2 लड़कियों की नीलामी होगी, एक तुम्हारी और दूसरी मुगजिम की बीवी की। हावर उस तरफ देखते हुए शैतानी मुस्कुराहट से बोला। तुम ऐसे नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी मदद की है। सवा हावर की तरफ देखती खौफजदा आवाज़ से बोली। मदद? तुमने मेरी मदद की है? ये तो तुमने अपनी मर्जी से किया है। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझ पर यकीन कैसे कर लिया? तुमने क्या सोच लिया कि तुम हावर के अड्डे तक आओगी और यहाँ से सही सलामत चली जाओगी? और वैसे भी तुमने मुझसे बहुत बार बदतमीजी की है, उसका बदला तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, और ये तो मुमकिन ही नहीं कि मेरे चंगुल में आई लड़की वापस लौट जाए। हावर ने बोलते पीछे खड़े आदमियों को इशारा किया था जिन्होंने आगे बढ़कर सभा को अपने शिकंजे में लिया था। बांध दो इसे वहां पर, और मुंह भी बंद करो इसका, इसकी बकबक मुझसे नहीं सुनी जाती। हावर आदमियों को देखते हुए बोला तो उन आदमियों ने आगे बढ़कर सभा के मुंह पर एक भारी सी टेप लगा दी जबकि हाथ और पांव रस्सियों से बांध दिए थे जबकि सवार होते हुए अपने सर को दाएं बाएं हिला रही थी। लगाओ इस लड़की की नीलामी, बोलो कितने पैसे दोगे? अब के हावर सामने बैठे आदमियों को उनकी जबान में मुखातिब करते हुए बोला। 5 करोड़। उनमें से एक आदमी ने सभा की कीमत लगाई। सिर्फ 5? और ये लड़की अनटच माल है, किसी ने भी आज तक इसे छुआ तक नहीं, और खूबसूरती में भी ठीक है। 5 करोड़ तो इसके बनते ही नहीं, कीमत बढ़ाओ।
हावर ने हाथ के इशारे से कीमत बढ़ाने का बोला। ठीक है, 7 करोड़। दूसरे आदमी ने बोली लगाई। नहीं, बहुत कम है ये बढ़ाओ। हावर ने उन्हें और कीमत बढ़ाने का कहा। 10 करोड़, और इससे ज्यादा कीमत हम नहीं लगा सकते। उस आदमी ने जैसे बात खत्म की थी। ठीक है, अब से पूरे 1 घंटे बाद तुम्हारे हाथ से रकम पकड़ूंगा और उसके बाद ही लड़की तुम्हारी। मगर उसके बाद जो लड़की तुम लोगों के आगे पेश की जाएगी उसकी कीमत 10 करोड़ तो बिल्कुल नहीं लूंगा। वो आदमी को उनकी जुबान में बोला, जबकि थोड़े फासले पर कुर्सी पर बंधी हुई सवार सारों कतार रो रही थी। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती नहीं, मैंने गुनाह कर दिया है। एक लड़की होकर मैंने दूसरी लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उस एक दरिंदे की कैद में ले आई हूँ। मेरे खुदा, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, जाने अनजाने में सही, लेकिन मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। ये कैसा वक्त आ गया है, ये लोग मेरी बोली लगा रहे हैं। मैं तो किसी और को नुकसान पहुंचाने निकली थी, मगर यहाँ तो मैं ही बिक रही हूँ। मेरे अल्लाह, मेरी हिफ्ज़त की हिफाजत कर। मैं लीसा से और मुक़सिम से उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगूंगी। जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे तब तक मैं उनके कदमों से नहीं उठूंगी। नहीं मेरे नहीं, मगर मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मुझे ऐसी आजमाइश से बचा लेना, मुझे इस जहन्नुम से बचा लेना जहाँ ये लोग मुझे भेज रहे हैं। सवा सारों के तार रोती दिल ही दिल में अपने अल्लाह को पुकार रही थी। चलो, तुम लोगों से 1 घंटे बाद बात होती है, तब तक तुम लोग इस माल को परखो। हावर उन आदमियों की तरफ देखते सभा की तरफ इशारा करते कहका लगाते हुए बोला। अभी वो अपनी कुर्सी से उठा ही था जब धड़ाम की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और काफ़ी गार्ड्स काली वर्दी में वहां दाखिल हुए और उन सब पर बंदूकें तान दी। जब एक गार्ड ने आगे बढ़कर हावर पर बंदूक तानी तो हावर ने फ़ौरन अपने हाथ ऊपर कर लिए, जबकि वह हैरान था कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए। अभी हावर उन सब से कुछ पूछता, उसकी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी, जहाँ बड़ी शान से मुक़सिम और उसके पीछे चांद और ताज चलते आ रहे थे। जबकि उन्हें अपने सामने देखकर हावर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। उसका दिल डर के मारे काम क्या था। मुक़सिम चलता हुआ हावर के सामने खड़ा हुआ और अब बागौर उसके चेहरे को देखने लगा, जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। क्या हुआ? झटका लगा मुझे अपने सामने देखकर। यकीन नहीं आ रहा क्या? चलो, यकीन दिहाने के लिए तुम्हें एक डेमो दिखाता हूँ। मुक़सिम ने बोलते ही उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार मुक्का रसीद किया, जिसे वो ना बर्दाश्त करते हुए दूसरी जानिब जा गिरा, जबकि उसके होंठ पूरी तरह फट चुके थे और मुंह के अंदर से भी खून रसना शुरू हो गया था। हावर का अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हो रहा था। चल उठ, पहले तुझे एक चीज दिखाता हूँ, बाकी हिसाब बाद में करेंगे। मुक़सिम हावर को उसकी गिरबान से पकड़ता खड़ा करते हुए बोला और दाद को इशारा किया। दाद ने गार्ड के हाथ से लैपटॉप पकड़ा और सामने पड़ी टेबल पर रख दिया और एक वीडियो प्ले कर दी। वीडियो देखते ही हावर की आंखें खुली की खुली रह गई। हावर की इलीगल कंपनी जो उससे खुफिया बनवाई थी, वहाँ ड्रग्स सप्लाईज होते थे। वो कंपनी आग की लपेट में थी, चारों तरफ आग ही आग थी। उसकी तमाम जमा पूंजी वो कंपनी थी जो इस वक्त आग में झुलस रही थी। साले कमीने, ये क्या किया तूने? मेरी कंपनी तबाह कर दी। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। हावर अपना आपा खोता मुक़सिम की जाने बढ़ा, मगर आगे से बढ़ने वाले थप्पड़ से वापस ज़मीन पोस हो गया था। तुझे वाकई लगता है कि तू मुझसे मुकाबला कर सकता है? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? चूंटी बराबर है तू। 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुझे मसलने में। और ये क्या, अभी से खून नो खून हो रहा है? अभी सब्र रख, और भी बहुत कुछ बताना है तुझे। मुक़सिम हावर के पेट में एक जोरदार लात मारते हुए बोला और वो दर्द से बिलबिला उठा। उठाओ इसे। मुक़सिम वापस मुड़ता हुआ गार्ड से बोला तो गार्ड ने आगे बढ़कर बेदर्दी से हावर को सीट का खड़ा किया। मुक़सिम ने एक नज़र साइड पर बंधी सभा पर डाली और नफरत से उसकी तरफ देखकर चेहरा मुड़ गया। खोलो इसे। चांद दाद को देखते हुए बोला तो दाद ने आगे बढ़कर सभा को रस्सियों से आज़ाद करवाया। अब मंजर ये था कि मुक़सिम के तमाम गार्ड्स हावर के आदमी पर गन साने खड़े थे, जबकि हावर मुक़सिम के सामने खड़ा था और उसके थोड़े फासले पर सभा नसें झुकाए हाथ बांधे मुजरिमों की तरह खड़ी थी। चांद और दाद मुक़सिम के पीछे ही खड़े थे। हाँ, तुम सोच रहे होगे कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे, जबकि तुमसे पिछले 2 महीनों से यहीं छुपे बैठे हो और किसी को कानो कान खबर नहीं। मुक़सिम हावर की जानिब देखते हुए बोला। हाँ, और अब तुम पूछो कि मैं तुम तक कैसे पहुंचा, क्योंकि तुमने बहुत सफाई से मेरी बीवी को गायब किया था। भला मुझे कैसे सुराग मिल सकता है? मुक़सिम ने सभा की जानिब देखते अपनी काली वहशत आंखों से देखते हुए बोला तो सभा का झुका हुआ सर और झुक गया। मैंने बोला पूछो। मुक़सिम दौड़ा तो सभा डर के 2 कदम पीछे हुई। कैसे? सभा ने लड़खड़ाती आवाज़ से बोला।
शक तो मुझे तुम पर पहले से था, मगर जब तुमने मेरी बीवी को गायब करवाया तब से मेरे आदमी तुम्हारे हर जगह पर नजर रखे हुए थे। यही नहीं, तुम अपने कमरे में क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, मुझे सब इल्म है। और लीजा को एक दिन पहले हवेली से लाने का मकसद तुम्हें मंजर आम पर लाना था। मुक्सिम सबा की तरफ देखते नफरत भरे लहजे में बोला, तुम्हें क्या लगा मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हूं? नहीं सबा बीबी, मुझे तो पहले दिन से तुम पर शक था, मगर मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैं तुम्हें हावर से बात करते सुना, जब तुम दोबारा लीजा को उठवाने की प्लानिंग कर रही थी। अब की बार जहांसेब सबा की तरफ बढ़ता हुआ बोला। जहांसेब की बात पर सबा ने झटके से सर उठाकर जहांसेब को देखा। ये तुम्हारी जगह, यहाँ इस घर के एक एक कोने में कैमरे लगे हैं, और यही नहीं, ये किसी और ने नहीं, मैंने लगाए हैं। जब 2 दिन पहले तुम किसी क्लब में बैठे लड़कियों के साथ रंगरेलियां मना रहे थे, तब मैं यहाँ इस घर में मौजूद था। यही नहीं, यहाँ पर मौजूद एक एक जगह पर माइक्रोफोन लगे हैं। तुम जो जो करते रहे हो हम सब के बारे में इल्म है। जहांसेब हावर की गर्दन पकड़ते उसके मुंह पर मुक्के मारते हुए बोला, जबकि हावर अब बेहोश होने की दर पर था। मैंने तुम जैसी घटिया लड़की अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे शर्म महसूस हो रही है कि तुम हमारे खानदान की लड़की हो। दिल चाह रहा है तुम्हारा गला काट कर यहीं फेंक दूं, मगर नहीं, मैंने इस सब का हिसाब बेजान और तुम्हारी माँ लेंगी। जहांसेब सबा जो अपनी सुर्ख आंखों से घूरता हुआ बोला, जबकि मुक्सिम में दोबारा उसकी जानिब देखना भी गुनाह समझा था। तो कैसा लगा सरप्राइज हावर हसन? तुमने शायद मुझे बहुत हल्के में ले लिया था। तुम शायद भूल गए थे कि मैं कोई आम आदमी नहीं, मुग्जिम मीर अहमद हूँ, जिसके लिए बाजी पलटना ताश के पत्ते बदलने के बराबर है। मुक्सिम हावर की तरफ देखते हुए बोला,